देखा था मोबिलिटी, हाइपरमोबिलिटी और स्ट्रेचिंग। आज हम कुछ डेफिनेशंस या जनरल टर्म्स देखेंगे जिनमें पहले आती है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि आपने जॉइंट को या सीरीज ऑफ जॉइंट को पेन फ्री और अनरिस्ट्रिक्टेड रेंज में मूव करना है, ठीक है, जिस तरह कि हमने मोबिलिटी में देखा था। यानी कि अगर जो है मैं रिस्ट को फ्लेक्स या एक्सटेंड कर रही हूँ तो पेन फ्री और अनरिस्ट्रिक्टेड रेंज में अगर कर रही हूँ तो ये हमारे पास होती है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, अब फ्लेक्सिबिलिटी भी जिस तरह हमने मोबिलिटी में देखा था कि वो भी डिपेंड करती है कि हमारे पास सॉफ्ट टिश्यूज की एक्सटेंसिबिलिटी कितनी है या मसल लेंथ कितनी है। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी इन सेम वे डिपेंड करती है कि मसल लेंथ कितनी है, ठीक है, इसके अलावा जॉइंट की इंटेग्रिटी कितनी है, यानी कि जॉइंट स्टेबल अनस्टेबल कितना है, पेरी आर्टिकल स्ट्रक्चर यानी कि जो सॉफ्ट टिश्यूज जिन्होंने जॉइंट को सराउंड करा होता है, ठीक है, जिसमें जो कैप्सूल और अदर कनेक्टिव टिश्यूज आ जाते हैं, तो उनके अंदर एक्सटेंसिबिलिटी कितनी है। इसके अलावा जो जॉइंट की इंटेग्रिटी में अगर हम बात करें तो जो जॉइंट की आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स मोशन होती है जिस तरह के रोल, ग्लाइडिंग, स्लाइडिंग, ठीक है, तो उन पे भी जितनी ज़्यादा वो होंगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा हमारे मसल के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी। दो टाइप्स आती हैं, डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी और पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी को हम एक्टिव रोम भी कहते हैं, यानी कि पर्सन एक्टिवली मसल को कॉन्टैक्ट करके जो जॉइंट को मूव कर रहा है वो डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी कि एक्टिवली पर्सन जो है वो अपनी मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है। और पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है पैसिव रोम, यानी कि पैसिवली जॉइंट को मूव करवाया जा रहा है, ठीक है, पैसिवली जॉइंट को मूव। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी को हम पैसिव मोबिलिटी या पैसिव रोम भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि जॉइंट को पैसिवली मूव करवाना हमारे पास पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर हम डायनामिक और पैसिव की एग्जांपल देखें तो डायनामिक में अगर मैं रिस्ट को एक्टिवली फ्लेक्स कर रही हूँ या एक्सटेंड कर रही हूँ तो ये मेरी है डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। और पैसिवली क्या है कि मैं अपने दूसरा हाथ यूज करते रिस्ट को फ्लेक्स कर रही हूँ या रिस्ट को एक्सटेंड कर रही हूँ, ठीक है, तो ये मैं पैसिवली जॉइंट को मूव कर रही हूँ, ये पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी है। अब पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी आप अपने दूसरे हाथ से भी मतलब जॉइंट को मूव करवा के कर सकते हो, या थेरेपिस्ट आपका जब जॉइंट मूव करता है तो उसको भी हम पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट है हाइपोमोबिलिटी, और ये हमने पिछली दफ़ा डिटेल में कर लिया था कि मोबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो उसको हम हाइपोमोबिलिटी कहते हैं, और मोबिलिटी के कॉन्ट्रैक्चर्स की वजह से भी डिक्रीज हो सकती है, आपके इमोबिलाइजेशन की वजह से भी डिक्रीज हो सकती है, और ये सारे फैक्टर्स हमने पिछली दफ़ा कर लिए थे। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्चर। कॉन्ट्रैक्चर में हमारे पास क्या होता है कि मसल टेंडन यूनिट इसकी शॉर्टनिंग हो जाती है, ठीक है, और इसके अलावा मसल टेंडन यूनिट नहीं, दोबारा करो, सॉरी, हमारे पास कॉन्ट्रैक्चर। कॉन्ट्रैक्चर में क्या होता है, मसल टेंडन यूनिट या सॉफ्ट टिश्यूज जिन्होंने जॉइंट को सराउंड करा होता है उनकी शॉर्टनिंग हो जाती है, ठीक है, और जब शॉर्टनिंग हो जाती है इससे हमारे पास एक्टिव स्ट्रेच, यानी कि आप जो जॉइंट को एक्टिवली स्ट्रेच कर रहे हो या पैसिवली स्ट्रेच करवा रहे हो, ठीक है, या जितनी भी रोम होती है उस जॉइंट की वो लिमिट हो जाती है। तो ऑब्वियसली जब कॉन्ट्रैक्चर डेवलप होंगे तब आपकी रोम लिमिट हो जाएगी और इससे आपकी जो फंक्शन मोबिलिटीज होती हैं वो कम हो जाएगी। हम कॉन्ट्रैक्चर और शॉर्टनेस दो टर्म यूज करते होते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चर में क्या होता है, हमारे पास कंप्लीट लॉस ऑफ मोशन होती है, और शॉर्टनेस में हमारे पास पार्शियल लॉस ऑफ मोशन होती है। नेक्स्ट है डेजिग्नेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चर बाय लोकेशन, यानी कि जिस साइड पे कॉन्ट्रैक्चर बने हम उस हिसाब से उस लोकेशन के हिसाब से इनको डेजिग्नेट करते हैं, ठीक है, यानी कि अगर हम एल्बो की बात करें, एल्बो के फ्लेक्शन साइड पे कॉन्ट्रैक्चर बने तो उसको एल्बो फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर कहेंगे, और अगर एक्सटेंशन साइड पे बने हैं तो एल्बो एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्चर होंगे, ठीक है। अब जिस साइड पे हमारे पास कॉन्ट्रैक्चर्स बने होते हैं उसके ऑपोजिट मूवमेंट लॉस हो जाती है, यानी कि अगर हम एल्बो फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर की बात करें तो एल्बो फ्लेक्शन में अगर कॉन्ट्रैक्चर है तो आप अपनी एल्बो को एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो हमारे पास डेजिग्नेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चर्स बाय लोकेशन, यानी कि हम कॉन्ट्रैक्चर की लोकेशन के हिसाब से भी उनको डेजिग्नेट करते हैं, जिस तरह के फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर या एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्चर। अब अगर हम एल्बो की बात करें तो अगर एल्बो की फ्लेक्शन साइड पे कॉन्ट्रैक्चर बने, ठीक है, या फ्लेक्सिस में कॉन्ट्रैक्चर बने तो उसको एल्बो फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर कहते हैं, और अगर एक्सटेंशन साइड पे बने हैं तो उसको एल्बो एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्चर कहते हैं। अब जिस साइड पे कॉन्ट्रैक्चर्स बने होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम ये एल्बो की ही बात करें तो यहाँ पे एल्बो फ्लेक्सर है, ठीक है, अगर एल्बो फ्लेक्सर पे हमारे पास कॉन्ट्रैक्चर बने तो एक्सटेंशन मूवमेंट जो है वो लिमिट हो जाएगी, ठीक है, एक्सटेंशन मूवमेंट लॉस हो जाएगी। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि फ्लेक्सर की स्ट्रेचिंग करवाते होते हैं, ठीक है, तो इससे एक्सटेंशन जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। हिप एडक्टर्स में कॉन्ट्रैक्चर है या वो टाइट है तो हिप एबडक्शन फुली नहीं हो पाएगी, तो इस कंडीशन में हम हिप एडक्टर्स को स्ट्रेच करते होते हैं। हमारे पास टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्चर, फर्स्ट हमारे पास आती है मायोस्टेटिक कॉन्ट्रैक्चर। मायोस्टेटिक कॉन्ट्रैक्चर में क्या होता है कि कोई स्पेसिफिक कोई मसल की पैथोलॉजी प्रेजेंट नहीं है, यानी कि कोई भी मसल की कोई डिजीज प्रेजेंट नहीं है, यानी कि जिस तरह के डुशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या समथिंग लाइक दैट, सिर्फ इमोबिलाइजेशन है, ठीक है, कुछ ऐसी काजेज की वजह से हमारे पास मसल टेंडन यूनिट उसकी शॉर्टिंग हुई है जिसकी वजह से रोम कम हो गई है, ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो सार्कोमियर यूनिट्स की जो लेंथ होती है वो सेम रहती है लेकिन उनके जो नंबर्स होते हैं वो रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से रोम वो लिमिट हो जाती है और फंक्शन मोबिलिटीज वो भी कम हो जाती है।
सेकंड टाइप है हमारे पास कॉन्टेक्सिस की सूडो बायोस्टेटिक कॉन्टेक्सिस। इसमें ट्रूली कॉन्टेक्सिस प्रेजेंट नहीं होते मसल में, ठीक है, लेकिन जो रोम लिमिट हुई है या उसकी वजह से जो फंक्शनल मोबिलिटीज कंप्रोमाइज हुई है वो किसी अदर काज की वजह से होती है, यानी कि या तो मसल के अंदर टोन बहुत ज्यादा हो गई, इसकी वजह से मसल की जो रेंज कवर नहीं हो रही। मोस्टली हाइपरटोनिसिटी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की लीजन की वजह से डेवलप होती है। इसमें अगर सीएनएस रीजन में हम देखें तो सेरेब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट है, ठीक है, या स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो गई है या ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी हो गई है, ठीक है। तो इन तीन कंडीशन की वजह से भी क्या होता है कि मसल में टोन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से रोम जो है वो लिमिट हो जाती है। इसके अलावा अगर एक इंडिपेंडेंट हम और फैक्टर देखें तो मसल में अगर स्पैजम प्रेजेंट है, ठीक है, या मसल गार्डिंग, यानी कि मसल में इतना ज़्यादा स्पैजम डेवलप हो गया कि वो मसल अब जो गार्ड कर रहा है वो मूवमेंट को परफॉर्म ही नहीं होने दे रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी क्या होगा कि रोम कम हो जाएगी, फंक्शन मोबिलिटीज कम हो जाएंगी, और हमारे पास अनदर इंडिपेंडेंट फैक्टर जो स्यूडोमायोसिटिक कॉन्ट्रैक्शन में आता है वो आता है मसल स्पैज्म या गार्डिंग, ठीक है, यानी कि मसल स्पैज्म अगर आपके इतना डेवलप हो गया कि वो मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इस कंडीशन में भी हमारे पास क्या होता है कि रोम भी कम हो जाती है और फंक्शन मोबिलिटी वो भी कम हो जाती है। इम्पोर्टेंट मसल को पैसिवली इलोंगेट करने के लिए हम या तो प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन टेक्निक यूज करते हैं या न्यूरोमस्कुलर इनहिबिशन टेक्निक यूज करते हैं। इन दोनों को हम डिटेल में आगे देखेंगे। अगर हम पेरी आर्टिकल कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो इसमें जो सॉफ्ट टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू जिन्होंने जॉइंट को सराउंड किया होता है, जिनमें लिगामेंट्स और टेंडन्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, इनकी एक्सटेंसिबिलिटी या इलास्टिसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से नॉर्मल जो जॉइंट की रोम वो कम हो जाती है और जो आर्थ्रोकाइनेमेटिक मोशन यानी कि जो रोल स्लाइडिंग वाली मोशन होती है वो भी जॉइंट में कम हो जाती है। फोर्थ वन है हमारे पास फाइब्रोटिक कॉन्ट्रैक्चर और रिवर्सिबल कॉन्ट्रैक्चर। कनेक्टिव टिश्यू के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, कोलेजन प्रेजेंट होते हैं, इलास्टिन होते हैं, प्रोटियोग्लाइकिन और रेटिकुलम। अब फाइब्रोटिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि यही जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो कि मसल और सॉफ्ट टिश्यू में प्रेजेंट है, इनके अंदर फाइब्रस चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे फाइब्रस टिश्यूज की डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्चर डेवलप होते हैं, इनको हम फाइब्रोटिक कॉन्ट्रैक्चर कहते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्चर उसके बाद रोम लिमिट कर देते हैं और फंक्शन मोबिलिटी उसको कम कर देते हैं। फाइब्रोटिक कॉन्ट्रैक्चर हमारे पास स्ट्रेचेबल होते हैं, यानी कि इनको हम स्ट्रेच करके अगर ये डेवलप हो जाए तो इनको स्ट्रेच करके हम रोम इंक्रीज कर सकते हैं, रोम गेन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऑप्टिमम लेवल तक रेंज गेन करना डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास इरिवर्सिबल कॉन्ट्रैक्चर। इरिवर्सिबल कॉन्ट्रैक्चर में क्या होता है कि जो फाइब्रस टिश्यू जॉइंट के अंदर डेवलप हुए हैं वो नॉन एक्सटेंसिबल होते हैं, ठीक है। फाइब्रोटिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो फाइब्रस टिश्यूज डेवलप हुए थे वो स्ट्रेचेबल थे, वो एक्सटेंसिबल थे, ठीक है। इरिवर्सिबल में क्या होता है कि वो वाले फाइब्रस टिश्यूज डेवलप होते हैं जो नॉन एक्सटेंसिबल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो यहाँ पे स्कार टिश्यूज डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। और तीसरा अगर हम यहाँ पे कार देखें तो हेटरोटॉक्सिक बोन क्या होती है, कोई एक्स्ट्रा स्केलेटल बोन जॉइंट के अंदर डेवलप हो जाती है जो रेंज को लिमिट कर रही होती है, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टर फॉर्मेशन को ज़्यादा कर रही होती है। अगर हम इसके काज की बात करें तो इसमें अगर पर लॉन्ग पीरियड ऑफ इमोबिलाइजेशन है, यानी कि जॉइंट का अगर हम इमोबिलाइजेशन की बात करें, जब जॉइंट को इमोबाइल करते हैं तो दो पोजीशन में करते हैं, या तो जॉइंट को शॉर्टन पोजीशन के अंदर रख के करते हैं यानी कि फ्लेक्जन पोजीशन के अंदर, ठीक है, या उसको एक्सटेंशन पोजीशन के अंदर रख के करते हैं। तो अगर आपने जो है वो जॉइंट को किसी भी टिश्यू ट्रॉमा की वजह से जब जॉइंट को इमोबाइल करा है, ठीक है, ट्रीटमेंट प्रोसेस में, तो उसको शॉर्टन पोजीशन के अंदर अगर रख के किया है तो उसमें भी इरिवर्सिबल कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो सकते हैं। और अगर इन्फ्लेमेटरी स्टेट है कोई, ठीक है, हमें पता है कि इन्फ्लेमेटरी में दो स्टेजेस होते हैं, एक्यूट या क्रोनिक, ठीक है, और क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेज में जब हीलिंग हो रही होती है तो उसमें फाइब्रस टिश्यूज ज़्यादा अमाउंट में बंधे होते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, रिवर्सिबल कॉन्ट्रैक्चर की फॉर्मेशन होती है। अब फाइब्रोट अगर हम इनके ट्रीटमेंट की बात करें तो फाइब्रोटिक कॉन्ट्रैक्चर हमने पहले बात की थी कि वो स्ट्रेचेबल होते हैं, ठीक है, तो इनको हम इजीली स्ट्रेच करके जो है रोम गेन कर सकते हैं। इरिवर्सिबल कॉन्ट्रैक्चर इसमें जो फाइब्रस टिश्यूज होते हैं वो नॉन एक्सटेंसिबल होते हैं, इस वजह से हमें हमेशा सर्जिकल इंटरवेंशन करनी पड़ती है और